हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। स्वागत है आपके प्री क्रैश कोर्स में। उसके अंतर्गत आपको पॉलिटी का ही वीडियो दिया जा रहा है और इसके अंतर्गत आपको बेसिक से चीज़ें दिखाई जा रही है, समझाई जा रही है जो आपके लिए पॉलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। बस आप ये ध्यान रखना, पॉलिटी प्री के लिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि 18 to 20 क्वेश्चन से ज़्यादा बहुत बेसिक और बहुत आराम से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए काम किया जा रहा है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर देखें और अंत तक देखें बैच का। उसी में आगे बढ़ते हुए, हालांकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था, पूरे वीडियो लगभग हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारे दो चीज़ जिनका मैंने आपसे वादा किया था, एक हमारे कुछ फैक्ट जो मेरे हो सकता है मेरे नोट्स में आपके साथ शेयर नहीं हो, और प्लस लास्ट ईयर के क्वेश्चन ईयर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ईयर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहले इस फैक्ट्स को और देख लेते हैं ताकि आपके पास लगभग सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे। तो ये सिर्फ फैक्ट है, इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात तो नहीं होगी, लेकिन फैक्टों को एक बार मैं आपके नज़रिए से निकालना चाहता हूँ और किस तरीके से इन फैक्टों को लेकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको भी बताऊँगा, ठीक है ना। तो विशेषकर यूपीएससी और पीसीएस, यूपी पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूपी पीसीएस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। तो जो कुछ फैक्ट जो समरी करके आपके पास लाए गए हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले एक फैक्ट ये है कि दुनिया में, भारत में जो लॉ की बात हुई है, विधि संस्थाओं की बात, विधि संहिताओं की बात हुई है, लॉ कोडिफिकेशन, है ना। तो लॉ कोडिफिकेशन की अगर बात आई सबसे पहले, लॉ कोडिफिकेशन की बात सबसे पहले अंग्रेजों के साथ आई थी। इसके साथ अंग्रेजों के साथ, और वो कैसे है, 1600 जो ईस्वी है, 16वीं शताब्दी में, जो आपको पता है 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कितने को, 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है ना। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, लेकिन ये भी एक रूल के अकॉर्डिंग थी, ये भी एक नियम, इनको एक नियम दिया गया था, इनको एक कानून बना करके इसको भेजा गया था कि भाई अब जाओ आप एक कंपनी स्थापित कर सकते हो, एक परमिशन दी, ठीक है। सबसे पहले आंग्ल भारतीय विधि संस्था यानी कि इंडिया और इंडिया के बेस पर ब्रिटिश कंपनी द्वारा जो सबसे पहले उसके लिए जो लॉ आया था वो 1600 ईस्वी में चार्टर के द्वारा आया था, जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, 31 दिसंबर 1600, ठीक है। ये फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि बंगाल, ध्यान रखना 1773 को, अगर आपने पढ़ा है 1773 को प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट आया, और प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला गया। क्या बोला गया, गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था, ध्यान रखना दो नाम होता है, एक है लॉर्ड हेस्टिंग्स, वो लगभग 1818 समथिंग था, 1813 से लेकर 1818 तक समथिंग था, ठीक है। और एक है वॉरेन हेस्टिंग, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। वॉरेन हेस्टिंग 1772 में कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था 1773 में। तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल दिया गया था बंगाल, ध्यान रखना बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, गवर्नर जनरल, ठीक है। और हालांकि गवर्नर तो लॉर्ड आप कह सकते हो, रॉबर्ट क्लाइव को बोल सकते हैं, लेकिन गवर्नर जनरल जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। कंफ्यूज मत होना, प्री में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, छोटी सी गलती आपके क्वेश्चन को गलत करवा देती है, ठीक है। ध्यान रखना वॉरेन हेस्टिंग के साथ जरूर ऑप्शन में आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स मिलेगा, लेकिन कंफ्यूज मत होना लॉर्ड हेस्टिंग के, ठीक है। इसके साथ आपको ग्रुप में हो सकता है आपको ऑप्शन में रॉबर्ट क्लाइव भी मिल जाए, ठीक है ना। आपको मान लें ए ऑप्शन दे दिया रॉबर्ट क्लाइव, बी ऑप्शन दे दिया मान लें लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी ऑप्शन दे दिया वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना, डी दे दिया नॉन ऑफ देम। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, थोड़ा सा कोई नाम है उसको थोड़ा सा सही से समझना है। अब आपने हेस्टिंग्स याद रख लिया और उसने पूछ लिया लॉर्ड हेस्टिंग्स दे दिया वहाँ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और एक एजी क्वेश्चन को अगर आपने गलत कर दिया तो वो आपको क्वेश्चन, ध्यान रखना इसी क्वेश्चन को यदि आप क्वेश्चन को गलत करके आए हो तो ये मान के चलो कि आपके बाहर होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो कारोबार शुरू किया था वो था सूरत में, ठीक है, सूरत में। और सूरत में स्थापित हुआ था 1608 में, हॉकिंस आए थे उसके बाद, ठीक है ना। इसके बाद आपको पता है 1773 के रेगुलेट एक्ट में गवर्नर जनरल पद बनाया गया था, और सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो 1773 के एक्ट में गवर्नर जनरल पद आया था, ठीक है ना। और ये कहाँ था गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। 1833 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया था, और उसमें थे विलियम बेंटिंग,
लेकिन भारत का गवर्नर जनरल 1833 के 1833 का जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल को ऑल ओवर इंडिया का गवर्नर जनरल बोला गया था, ध्यान रखना। और इसके बाद वायसराय सबसे पहले आपको बता 1858 का जो एक्ट आया था उसमें, और वायसराय सबसे पहला कौन था? कैनिंग। कौन था? कैनिंग। किस एक्ट के अंतर्गत? 1858 के एक्ट में वायसराय को बोला गया था, और वो वायसराय जिसे गवर्नर को वायसराय बोले जाने लगा, और लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे। ये आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। इसके बाद गवर्नर जनरल में उसकी एक परिषद थी जो इंग्लैंड में स्थित, इंग्लैंड में इनका एक डायरेक्टर बोर्ड था। डायरेक्टर बोर्ड आप सकते हो, जो डायरेक्टर बोर्ड होता है वो कंपनी का होता है। तो अभी तक कंपनी का कंट्रोल था इसमें। तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद अपनी जो इंग्लैंड में स्थित जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोर्ड था वो लंदन में रहता था, उसके प्रति क्या थे? रेस्पॉन्सिबल थे। 1773 का एक्ट मैंने बताया 1773 में पहली बार कंपनी पर रेगुलेटेड करने वाला, कंपनी पर पहली बार पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया। तो पहली बार संसद ने नियंत्रण कब किया? ये क्वेश्चन अगर आप पूछे तो 1773 के एक्ट में पहली बार। इसके अलावा कलकत्ता में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट में हुई? तो ध्यान रखना 1773 के एक्ट में, और 1774 में इसको स्थापित कर दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा गवर्नर जनरल और उसकी जो शुरू में आई थी परिषद, हालांकि शुरू में इसमें 4 थे, बाद में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ गई थी। तो मैंने बता दिया कि पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा लेखा जोखा इंडिया में ये करती थी गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद। ठीक है ना। और एक बार कई बार क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया कि भारत में जो प्रथम उच्चतम न्यायालय बना वो किस एक्ट में बना? 1773 के एक्ट में। कहाँ बना? कलकत्ता में। ये 2 चीज़ जानेंगे। उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ध्यान रखना उसके प्रथम न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। ये नाम जरूर याद रखना है कि बंगाल में जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो पहले न्यायाधीश बनाए गए थे वो कौन थे? तो सर एलिजा एम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। उसके बाद जो गवर्नर जनरल का जो प्रथम, मैंने बताया प्रथम जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 में है। इसमें क्या था? 1+4 ये था। 1 का मतलब गवर्नर जनरल और 4 का मतलब 4 सदस्य। तो इसकी जो परिषद थी जिसके 4 सदस्य थे, कई बार पीसीएस में इनके नाम भी याद पूछे जाते हैं। तो कौन थे? तो फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बॉरवेल। ये नाम आपको थोड़ा सा नज़र से निकाल देना, याद नहीं हो कोई बड़ी बात नहीं, बस नज़र से निकाल देना यदि ऑप्शन में आपसे पूछे भी जाए। ठीक है ना। हो सकता है आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा नहीं है, ऑप्शन आपको ऐसा भी दे दिया जाता है, या यूपीएससी में स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि गवर्नर की प्रथम परिषद में ये आदमी था, स्टेटमेंट करेक्ट है या नॉट करेक्ट है। तो किसी भी तरीके से आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इसमें ध्यान देना। इसके बाद 1774 की जो फिर से पहली बात तो पीसीएस में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, ध्यान रखना 1784 में। और इसमें जो गवर्नर जनरल की जो सदस्य संख्या थी 73वें संविधान संशोधन जो 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट में कितनी थी? 1+4। इसको घटा करके क्या कर दिया? 1+3 कर दिया। ध्यान रखना। हालांकि मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है, जब हम पढ़ाया था पूरा उसमें समझाया भी था। ये जस्ट उनमें से कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो उसी के लिए लिया है, नहीं तो मैंने आपको बताया था कि क्यों इसको हटाया है। ठीक है। और इसमें प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था। मतलब चीफ कमांड, एक जो 4 सदस्य में से 3 थे, इनमें से एक आर्मी का मेंबर था। ठीक है। और मैंने बताया कि 1784 का पहला एक्ट ऐसा था जिसने कंपनी के राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग किया। राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल आई और व्यापारिक कार्यों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आया। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। इसके अलावा 1813 के एक्ट में, देखो 1813 के एक्ट में भारत में आकर बसने वाले व्यापारियों को लाइसेंस की अनिवार्यता कर दी कि अगर कोई अंग्रेजी है और अंग्रेजी है ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और भी लोग हैं अंग्रेजों के, वो अगर भारत में आना चाहते हैं तो 1813 के एक्ट में पहली बार प्रोविजन किया कि भारत में आ सकते हैं। किसके माध्यम से? लाइसेंस के माध्यम से। इस प्रकार कंपनी का एकाधिकार पहली बार कब समाप्त हुआ? 1813 में। 1813 तक केवल और केवल कंपनी ही आ सकती थी। 1813 के बाद कंपनी के अतिरिक्त अन्य लोग भी भारत में आ सकते थे। तो पहली बार यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कंपनी का एकाधिकार पहली बार कब समाप्त हुआ? तो 1813 के एक्ट में हुआ था, और 1833 के एक्ट में पूर्णतः समाप्त हो गया था, क्योंकि 1813 तक यहाँ था कि 1813 तक इसका चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार था, बाकी अदर एकाधिकार इसके समाप्त कर दिए। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? ये ध्यान रखना, ये कब आया था? ये 1781 में आया था। क्यों आया था? क्योंकि उच्चतम न्यायालय के जुरिडिक्शन को इसने डिसाइड करना था।
उसके लिए आया था, इतना ध्यान रखना। एक तो सेटलमेंट कब आया था, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या बात थी, तो इसमें उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को ये डिसाइड करना था। और क्षेत्राधिकार क्या डिसाइड करना था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल को उच्चतम न्यायालय की अधिकार था, यानी कि गवर्नर जनरल की काउंसिल है वो सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन में नहीं आएगी, ठीक है। और साथ ही इसकी जो सुप्रीम कोर्ट को रेवेन्यू से संबंधित जो पावर थी वो भी हटा दी, तो सारी लंदन देती। अर्थात कह सकते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है उसको सीमित किया गया था। 1784 के पेट्स ऑफ इंडिया एक्ट में जो कंपनी के कर्मचारी है उनको गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है ना, उनको गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो आपको एक ध्यान रखना है कि 1784 के एक्ट में इनको रेस्ट्रिक्शन कर दिया। 1786 में सर्वप्रथम मुख्य सेनापति और गवर्नर जनरल, पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसे गवर्नर आए जिसको आर्मी की पावर के साथ साथ उसको यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की पावर दी थी, और इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ध्यान रखना, इनका चीफ कमांडर भी था और साथ साथ गवर्नर जनरल भी था। ये ध्यान रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसको दोनों पावर थी। इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 73 का जो एक्ट आया था, 1793 का जो एक्ट आया था, इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य है उनको भारत के वेतन से, मतलब उनको वेतन है वो भारतीय यहाँ से मिलता, भारत के रेवेन्यू से उनको वेतन मिलता था। हालांकि इनकी स्थापना 1784 के एक्ट में हो गई थी, लेकिन इनको वेतन तब तक तो लंदन से मिलता था। बाद में 1793 के एक्ट में इन्होंने बोला कि भाई भारत में काम करते हो तो भारत के वहाँ से रेवेन्यू लो, ठीक है। 1813 के एक्ट में पहली बार ईसाई मिशनरियों को, ध्यान रखना किस अधिनियम में, 1813 में। क्वेश्चन ये पूछ सकता है ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार और भारत में एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपये किस एक्ट के अंतर्गत मिले थे, तो आपको ध्यान रखना 1813 एक्ट। इसमें ऑप्शन दे सकता है 1793, या ऑप्शन दे सकता है 1813, या ऑप्शन देखता है 1833, ठीक है ना, कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है। आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना। पहली बार क्योंकि लोगों को आने की अनुमति भी 1813 में दी गई, और उसी के साथ ईसाई मिशनरियों को भी पावर दे दी गई, भाई भारत में आ सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का जो सबसे पहले प्रोविजन आया, और इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के टोटल एकाधिकार को समाप्त करने का जो प्रोविजन आया था वो 1833 के एक्ट के अंतर्गत आया था, ठीक है। और 1833 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्ट में केंद्रीकरण स्थापित हुआ। केंद्रीकरण का मतलब है कि बंगाल का जो गवर्नर है वो भारत का गवर्नर होगा, और साथ ही मद्रास, मुंबई, इनके गवर्नर की जो लेजिस्लेटिव पावर थी, वो सारी लेजिस्लेटिव पावर है वो बंगाल के गवर्नर के पास आ गई थी। जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर थी वो सारी बंगाल के गवर्नर के पास आ गई थी, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें शक्ति केंद्रीकरण हुआ। इसी एक्ट में दास प्रथा को समाप्त करने का प्रोविजन आया। इसी एक्ट के अंतर्गत विधि सदस्य, ध्यान रखना 1833 का एक बहुत, विधि सदस्य पहली बार विधि सदस्य गवर्नर की जनरल में कब जोड़ा गया, 1833 के एक्ट में जोड़ा गया था, और लॉर्ड मेकाले प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। लॉर्ड मेकाले, ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। लॉर्ड मेकाले इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मेकाले पहली बार। और इसीलिए एक चीज़ ध्यान रखना, प्रथम जो मैंने बोला कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा, तो वो था 1833 के एक्ट। और 1833 के एक्ट में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ध्यान रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोला गया। 1853 के एक्ट में पहली बार, ध्यान रखना, सिविल सेवक जो होते थे उनकी पहले क्या है कि उनको अपॉइंटमेंट किया जाता था, अब उनको एग्जाम की कंडक्ट करा करके प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रोविजन रखा गया था, ठीक है। और विधि आयोग का सदस्य है जो 1833 में टेम्परेरी रूप से आया था, उसको 1853 के एक्ट में परमानेंट बना दिया गया, ठीक है। इसके अलावा ये यूपीपीसीएस ने एक बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कि किस डेट को ब्रिटिश महारानी ने घोषित की, है ना, कि भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपना अधिकारों का मैग्ना कार्टा, मतलब जो ब्रिटिश महारानी की पहली बार जो घोषणा हुई थी वो कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1858 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1858 को, डेट याद रखना। इसका क्वेश्चन भी अगर आप प्रीवियस ईयर के देखेंगे तो इसका क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको जरूर आप याद रखें, ठीक है ना। इसके बाद वायसराय लॉर्ड कैनिंग को भारत का मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जनक बोलते हैं। भारत में कैबिनेट जो सिस्टम है, इस कैबिनेट सिस्टम का जनक किसे बोलते हैं, तो लॉर्ड वायसराय कैनिंग, ठीक है। तो कैबिनेट जो सिस्टम है, मंत्रिमंडलीय जो सिस्टम है, इसको वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा लाया गया था भारत में।
ठीक है ना। और आपको पता है 1858 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1858 के एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इनको समाप्त कर दिया, कंपनी का जो शासन है उसको समाप्त कर दिया, और गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या रख दिया, वायसराय रख दिया। और इतना नहीं, इस एक्ट में जो कंट्रोल है वो राजा का हो गया, ब्रिटिश राजा का कंट्रोल हो गया, और भारत में से कंपनी का शासन समाप्त हो गया, और कुल मिलाकर के ब्रिटिश की संसद और ब्रिटिश शासक है वो भारत में कंट्रोल होगा, भारत पर नियंत्रण करने लगे, अब वो खुद हुकूमत चलाएंगे। तो 1858 का एक्ट का बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, इसको आप अच्छे से देखना, इसके प्रोविजन को ज़रूर देखना। और पीसीएस में आपसे डायरेक्ट ही पूछा जाएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कब समाप्त किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कब समाप्त किया, भारत में पहली बार ब्रिटिश शासन अपना कब डायरेक्ट रूप से कंट्रोल किया, महाराणी की घोषणाएं कब हुई, ऐसे क्वेश्चन, बस इतना सा आपको याद रखना है। हालांकि मैंने विस्तार से बताया, लेकिन कोई फैक्ट उसमें छूट गया था, वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद 1833 के एक्ट में शक्ति केंद्रित हुई, 1861 के एक्ट में शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ। तो 1861 के एक्ट आया था, उसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ। और इतना नहीं, गवर्नर जनरल को अध्यादेश, जो वायसराय था भारत का, उसको अध्यादेश की शक्ति मिल गई, ऑर्डिनेंस इसकी। तो ऑर्डिनेंस का जारी करने की जो शक्ति है, सबसे पहले किस एक्ट में आई, तो 1861 के एक्ट में। इसको लेकर के क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछे, पीसीएस ने भी पूछे, किसी भी एग्जाम बीआरपीसीएस की अगर आप बात करें तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1861 का। 1892 का जो एक्ट है, भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार प्रतिनिधि सरकार की नींव रखी, अर्थात जो पहली बार बजट पे जो बहस करने का अधिकार मिला था वो 1892 के एक्ट में मिला। और ध्यान रखना, बजट पे बहस करना एक पार्लियामेंट्री विशेषता है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए संसद के सदस्य क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहली बार प्रोविजन अगर देखें तो संसदीय व्यवस्था का, अगर हम आंशिक रूप से ही सही, लेकिन संसदीय व्यवस्था अगर भारत में स्थापित हुई तो 1892 के एक्ट के अंतर्गत दिखाई देती है, ठीक है। इसके बाद एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि माल्यमेंट्री सुधार अधिनियम कब आया, पहली बात तो ये पूछ लेते हैं कि माल्यमेंट्री सुधार अधिनियम कब आया, तो 1909 में आया, ठीक है ना। इतना ही नहीं, इसके बाद क्वेश्चन किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर आया, तो सर जॉर्ज अरुणडेल, ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर जॉर्ज अरुणडेल समिति का संबंध किससे है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि सर जॉर्ज अरुणडेल समिति है, ये माल्यमेंट्री सुधार अधिनियम 1909 से है, 1909 के अधिनियम से। और पहली बार जो सेपरेशन जो इलेक्टोरल है, पृथक प्रतिनिधित्व की हम बात करते हैं, वो पहली बार किस एक्ट में आया, 1909 के एक्ट में आया। सबसे पहले किसको दिया गया, वो मुस्लिम समुदाय को दिया गया। और ये है पहली बार भारत में फूट डालो राज करो की नीति पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे था, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। 1909 के एक्ट में आपको पता है कि पहली बार पूरक प्रश्न, देखो 1900 अगर मैं बात करूँ प्रश्न पूछने की बात तो आ गई 1892 में, पहली बार प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन प्रश्न के ऊपर प्रश्न, उसे बोलते हैं पूरक प्रश्न, या हम इंग्लिश में बोल सकते हैं क्रॉस क्वेश्चन। तो क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार 1909 के अधिनियम में मिला था, ठीक है। इसके अलावा एक बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। इंग्लैंड की, ध्यान रखना, इंग्लैंड की जो भारत परिषद थी, इंग्लैंड, ध्यान रखना, भारत परिषद के लोग इंग्लैंड में रहते थे, तो इसमें जो पहले भारतीय थे वो कौन थे, तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। कौन था, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये नाम आपको याद रखना है। पीसीएस में नाम डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। आप एक दो बार ध्यान रखना, कई बार फैक्ट अपन भी याद नहीं होते, तो एक दो बार इसको रिवीजन करोगे तो थोड़ी देर में वो आपको याद होने की संभावना उसकी हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद सबसे पहले द्वैत शासन, आपको पता है द्वैत शासन की अगर हम बात करें तो द्वैत शासन जिसे डायरकी बोलते हैं, इसका वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो लियोनस कर्टिन्स ने सबसे पहले डायरकी शब्द को दिया, और इनको द्वैत शासन का जन्मदाता बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि द्वैत शासन का जन्मदाता कौन है, तो लियोनस कर्टियस। इसकी बुक का ध्यान रखना, डायरकी ही इसकी बुक है। और अगर हम बात करें प्रांतों में द्वैत शासन और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, और केंद्र प्रांतों में शक्तियों का प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन कब देखा, 1919 के अधिनियम में। 1919 के अधिनियम में सबसे बड़ी 3 विशेषता है, एक तो द्वैत शासन, उत्तरदायी शासन, ये तो है स्टेट में, और स्टेट और सेंटर के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ध्यान रखना ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, पूरा सेपरेशन तो 1935 के अधिनियम में होता है, या केवल और केवल प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन होता है, ध्यान रखना। द्वैत शासन की असफलता के लिए
ध्यान रखना द्वैत शासन है वो इनका असफल रहा। उसकी असफलता को रिव्यू करने के लिए, मतलब द्वैत शासन को रिव्यू करने के लिए इनकी जो समिति थी उसका नाम ध्यान रखना अलेक्जेंडर मुडीमेन। उसकी जांच किसने की थी? अलेक्जेंडर मुडीमेन। ये नाम भी आपको कई बार मिलेगा, इससे कंफ्यूज मत होना। अलेक्जेंडर मुडीमेन की का संबंध किससे? तो अलेक्जेंडर मुडीमेन ने जो डायर की शासन है उसकी रिव्यू करने की जो कमेटी है उसको। इसके अलावा पृथक निर्वाचिका का विस्तार 1919 के अधिनियम में भी किया गया और इसमें सिक्कों को भी पृथक निर्वाचिका दी 1919 के अधिनियम में। ठीक है, 1919 के अधिनियम में भारत सचिव और उसकी परिषद का वेतन भारतीय सदस्य से दिया। ध्यान रखना जो भारत का सचिव था और उसकी परिषद थी, इसको 1858 के एक्ट से लेकर के 1919 तक इसको जो वेतन दिया था वो भारत की सैलरी से दिया था। लेकिन 1919 के अधिनियम में ये वेतन भारत से देना बंद हो गया। ठीक है, भारत के राजस्व से वेतन को नहीं दिया था। और पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब मिला? तो 1919 के अधिनियम में। दुनिया में अगर हम बात करें तो भारत में बहुत पहले महिलाओं को मताधिकार मिल चुका था। अगर ब्रिटेन की बात करें, खुद ब्रिटेन में लगभग 1927 के समथिंग महिलाओं को मताधिकार मिला था। ठीक है, 1935 के एक्ट में प्रांतों के द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखना 1935 के एक्ट में, जो 1919 के एक्ट में प्रांतों में जो द्वैत शासन था 1919 के एक्ट में, उसको समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर केंद्र में, ध्यान रखना 1919 के एक्ट में केंद्र में द्वैत शासन लाया गया था। ठीक है, इसके अलावा 1935 का एकमात्र अधिनियम ऐसा था कि ये प्रीम्बल नहीं दिया। ध्यान रखना हर अधिनियम आता है, आज भी आप कोई एक्ट पढ़ोगे तो उसकी एक प्रीम्बल होती है। प्रीम्बल का मतलब होती है प्रस्तावना, यानी कि उस प्रीम्बल में ये बताया जाता है कि इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, इनका क्या मर्म है, इसमें क्या उद्देश्य है, क्यों इनको लाया गया है, वो उस प्रीम्बल में निहित होती है। लेकिन 1935 के एक्ट में ऐसी कोई प्रीम्बल नहीं थी। उसमें जो 1919 का जो एक्ट है उसी की प्रीम्बल को जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट पूछ लेंगे कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसका मतलब जिसकी प्रीम्बल नहीं थी, तो सीधा सा क्वेश्चन डायरेक्ट 1935 का एक्ट था जिसकी प्रीम्बल नहीं थी। ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें हम, तो संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन, ध्यान रखना भारत में हालांकि उच्चतम न्यायालय कब आया था? 1973 के एक्ट के अंतर्गत। लेकिन यूनियन अगर कोर्ट की बात करें हम, संघीय फेडरल कोर्ट की बात करें हम, तो फेडरल कोर्ट आया था भारत के 1935 में। ठीक है, तो 1935 में ये आया था। इस संघीय न्यायालय में 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार थे, जैसे आज के प्राइमरी, अपीलेट और एडवाइजरी, जो इसके अधिकार होते हैं उसी प्रकार से। ठीक है, इसके बाद 1935 के शासन में केंद्र में द्वैत शासन में स्थापित किया गया, जबकि प्रांतों में इसको समाप्त कर दिया गया। 1935 के अधिनियम में शक्तियों का विभाजन, यानी पहली बार संघीय विभाजन। और ध्यान रखना 1919 में जो शक्तियों का विभाजन था वो केवल प्रशासनिक था। यहाँ पर जो शक्तियों का विभाजन है वो वैधानिक भी है। ठीक है, यानी कि वो उसमें विधायी शक्तियों का भी विभाजन है, कार्यपालिका की शक्तियों का विभाजन है। तो जो हमारा संघीय ढांचा है वो 1935 के अधिनियम से भी बहुत प्रभावित है। ठीक है ना, जिसमें यूनियन लिस्ट है उसमें 59 सब्जेक्ट थे, स्टेट लिस्ट है उसमें 54 सब्जेक्ट थे, और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें 36 सब्जेक्ट थे। ये भी आपको एक ध्यान रखना। इसके बाद 1935 में जो सेपरेट इलेक्टोरल है उसको बढ़ा दिया गया। अब इसको ईसाइयों तक भी कर दिया गया, अब इसको आंग्ल भाषियों तक भी कर दिया गया, और इसमें अब दलितों को भी सम्मिलित किया गया था 1935 के एक्ट में। ठीक है, 1935 के एक्ट में ड्यूल हाउस सिस्टम, द्विसदनात्मक विधानमंडल का प्रोविजन 1935 के एक्ट में आया था, ध्यान रखना। और ध्यान रखना प्रांतों में, केंद्र में तो 1919 के अधिनियम में ही आ गया था, प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है 1935 के अधिनियम में आई, और प्रांतों में तो 1935 के अधिनियम में आई, और भारत इसमें, और प्रांतों 1935 में हो गया। और केंद्र की अगर हम बात करें द्विसदनात्मक व्यवस्था, तो ये आई थी 1999 में। ठीक है, 1919 के। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि किस, अगर हम बात करें तो यानी कि अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी किस एक्ट को बोला गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। आपको पता 1935 के एक्ट को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनेक ब्रेकों की इंजन रहित गाड़ी, ये भी ध्यान रखना, विदाउट इंजन। और संविधान सभा के कुल सदस्यों के निर्वाचन की को जो मान्यता है 3 आधारों पर रखी, सामान्य जन और मुस्लिम और सिख।
ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और पोस्ट डेटेड चेक किसको बोला गया था और किसने बोला गया था, ये भी पूछा जाता है। तो पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने किसको बोला, क्रिप्स मिशन को। पोस्ट डेटेड चेक है क्रिप्स मिशन को, यानी कि कुल मिलाकर इसका मर्म ये है कि क्रिप्स मिशन की जो प्रोविजन है वो तो 1919 में आने चाहिए थे, वो तो 1919 से पहले आना चाहिए। जो भारतीयों की मांग 1900 में थी, 1900 में 9 के अधिनियम के टाइम पर, 1919 के अधिनियम के टाइम पे थी, वो आई 1942 में। तो बोला ये आउटडेटेड हो गई है। तो इसलिए गांधी जी के द्वारा 1942 का जो क्रिप्स मिशन है इसको पोस्ट डेटेड चेक के रूप में भी कहा गया। इसके अलावा भारत में ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था। तो भारत में मार्च 1946 में, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कई बार से पूछा इसके मेंबर कौन कौन थे, तो ध्यान रखना इसका एक मेंबर था पैथिक लॉरेंस, जो भारत का सेक्रेटरी भी था इस टाइम। इसके अलावा स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर इनकी नेवी के प्रमुख थे। स्टेफर्ड क्रिप्स इनके व्यापार बोर्ड के प्रमुख थे। तो ये 3 मेंबरों से मिलकर के कैबिनेट मिशन आया था और इन्होंने भारत विभाजन की मांग और संविधान की अलग पृथक, मतलब भारत विभाजन की जो पाकिस्तान की मांग थी मुस्लिम लीग की, उसको अस्वीकार कर दिया। उनके लिए अलग से संविधान सभा बनाने की मांग को इसने अस्वीकार कर दिया। और इसने मुस्लिम लीग, इसलिए ध्यान रखना भारत विभाजन की मांग इसने स्वीकार नहीं की थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसका विरोध भी किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग का टारगेट था कि पाकिस्तान का निर्माण की बात स्वीकार की जाए। संविधान सभा में कुल, जो पहली बार संविधान सभा गठन हुआ था उसमें कुल 389 लोग थे और ये माना गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया था, ध्यान रखना, ठीक है ना। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, ये संविधान सभा का मतलब रिप्रेजेंटेशन था कि भाई एक मेंबर कितने का रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो ये माना गया कि अनुमानतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक रिप्रेजेंटेशन करेगा। सारी रियासतों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेशन ने वो भेजे थे, रिप्रेजेंटेटिव है वो भेजे संविधान सभा में, लेकिन एकमात्र हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजे थे। कौन सी थी? हैदराबाद, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद मुझे लगता है कि संविधान सभा का निर्वाचन, संविधान सभा के निर्वाचन की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया था कि संविधान सभा के निर्वाचन की ज़्यादातर सदस्य वो इनडायरेक्ट रूप से इलेक्टेड हुए थे और कुछ सदस्य वो नॉमिनेटेड हुए थे। तो जो देशी रियासतों के सदस्य हैं वो शासकों के द्वारा नॉमिनेटेड किए गए थे और जो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में थे जो प्रांत, उनके सदस्यों को इलेक्टेड किया गया था, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्टेड। और इनडायरेक्ट इलेक्टेड का मतलब है कि जो राज्यों की विधानसभा के सदस्य थे उन्हीं ने संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किया था। कैबिनेट योजना के अनुसार अंतरिम सरकार, ध्यान रखना नेहरू जी के नेतृत्व, पहली बात तो ये पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार के गठन का प्रोविजन किस में आया, तो कैबिनेट मिशन में आया, ये ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो जिसके अध्यक्ष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष की बात करें तो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी कि जो अंतरिम सरकार है इसका उपाध्यक्ष, ध्यान रखना मैंने गलत बोला, अध्यक्ष तो इसका वायसराय था, उपाध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री था और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा जुलाई 1946 में जो चुनाव हुए वो कितनी सीटों पे हुए, जहाँ से संविधान सभा के चुनाव होके आए थे लोग, वो 296 स्थानों से जो लोग आए थे वो कैसे थे? इलेक्टेड लोग थे। सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसके मन में आया, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। तो एम एन राय के मन में सबसे पहले संविधान सभा का विचार आया था, ठीक है। दूसरी बात क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो की घोषणा अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कब बोला कि अब हम भारत छोड़ जाएंगे, तो जून 1948 में क्लीमेंटी एटली, इनका जो ब्रिटिश पीएम था, एटली ने घोषणा थी, ऐसे ही बोलते हैं एटली घोषणा। तो एक क्वेश्चन तो यही आ सकता है आपको कि एटली घोषणा कब आई, ध्यान रखना कब आई, जून 1948 में। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसने क्या बोला, तो इसने बोला कि हम भारत छोड़ देंगे, ठीक है ना। जून 1948 तक इसने, सॉरी ये घोषणा तो आई थी, मैंने गलत बोल दिया, घोषणा आई थी ये, अगर हम बात करें तो ये 1946 की समथिंग आई थी और इसने बोला था कि हम जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे, ठीक है। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि भारत स्वतंत्रता का जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा, तो 18 जुलाई 1947 में। इसके अलावा संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहाँ से थे, तो मैसूर के 7 थे और त्रावणकोर के 6। ये देशी रियासतें ऐसी थी जो अपने ज़्यादा प्रतिनिधि भेजी थी, क्योंकि इनका एरिया भी ज़्यादा था और जनसंख्या भी ज़्यादा थी। 1946 के चुनाव के पश्चात बंगाल में मुस्लिम लीग ने
प्रधानमंत्री सोहरावर्दी के नेतृत्व में सरकार बनी। ध्यान रखना 1946 के चुनाव में बंगाल में सरकार किसने बनाई, तो ध्यान रखना मुस्लिम लीग ने बनाई। ये तो कोई काम का नहीं, इसमें छोड़ो। इसे ब्रिटिश महारानी का स्वदेश या विदेश में स्थित जिस पर महारानी का शासन होगा। कई बार आपसे पूछा था डोमिनेंट स्टेटस का मतलब क्या है। देखो भारत ने शुरू के दौरान में अगर आप देखेंगे 1909 में 1919 तक या 1930 तक भारत ने बोला कि हमें डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा दे दो। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब है कि आंतरिक रूप से भारत स्वायत्त होगा लेकिन बाह्य रूप से महारानी का कंट्रोल होगा। लेकिन 1930 में जब नेहरू जी आए, नेहरू जी ने बोला हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं, एब्सोल्यूट लिबर्टी चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब यह है कि हमें सॉवरेनिटी चाहिए, यानी कि हम आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र रहेंगे और बाह्य रूप से भी स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। संविधान सभा की प्रथम बैठक की हम बात करें तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे ताकि वो सभी सदस्यों को शपथ दिला सके। ठीक है ना। और इसकी जो औपचारिक रूप से काम करने वाली जो बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया था और HC मुखर्जी को इसका उपाध्यक्ष, यानी कि इसका प्रेसिडेंट या हम बोल सकते हैं चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो संविधान सभा थी इसका जो चेयरमैन है वो फर्स्ट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और फर्स्ट वाइस चेयरमैन इसके HC मुखर्जी हुए थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अगर बात करें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार तो वो थे BN राव। BN राव क्या है, ये बड़े सिविल सर्वेंट थे, बहुत ही अनुभवी लोग था। तो ये थे BN राव जिन्होंने हमारी संविधान सभा के सलाहकार के रूप में काम किया। इसके बाद संविधान सभा के सदस्यों का चयन किस मिशन के आधार पर हुआ, तो बोलते हैं कैबिनेट मिशन की जो योजना थी, कैबिनेट मिशन का जो प्लानिंग था उसी के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। ठीक है ना। इसके अलावा आपको बताया सीटों की संख्या में बता दिया कि देशी रियासतों के आधार पर प्रत्येक जनसंख्या के आधार पर बांटी। विभाजन के बाद भारत में जो विभाजन से पहले कितनी थी 389, विभाजन के बाद कितनी बची 299। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान चली गई। 1940 में डॉक्टर BR अम्बेडकर है। 1946 में डॉक्टर BR अम्बेडकर जब भारत विभाजित नहीं हुआ था उस टाइम जो BR अम्बेडकर थे ये बंगाल के पूर्वी बंगाल से प्रतिनिधित्व देते थे। कहाँ से थे, पूर्वी बंगाल से। बाद में जब पाकिस्तान ने पूर्वी बंगाल, आपको पता है पूर्वी बंगाल विभाजित होकर यहाँ चला गया पाकिस्तान में, तो इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर बम्बई से चुने गए। ध्यान रखना पहले डॉक्टर अम्बेडकर थे पूर्वी बंगाल में, वहाँ से चुने गए थे, लेकिन जब विभाजन हुआ, विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल है वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। और इसके बाद अब क्या करना था कि अब डॉक्टर अम्बेडकर को सीट चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के सदस्य भी थे। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर अब कहीं से भी नहीं थे, क्योंकि वो जो सीट से थे वो सीट तो खाली, वो सीट तो भारत से चली ही गई थी। इसके बाद क्या हुआ कि अचानक से सब इलेक्शन कराए गए थे। ठीक है ना। जो बीच के इलेक्शन होते हैं मिड इलेक्शन कराए बम्बई प्रेसिडेंसी। और बम्बई प्रेसिडेंसी की जो पुणे क्षेत्र है, पुणे क्षेत्र से पुणे, ये कांग्रेस की सीट से एक यहाँ पर एक कांग्रेस का मेंबर था, उसको त्यागपत्र दिलाया और फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर उस सीट से चुने गए। तब पहले कहाँ से थे, पूर्वी बंगाल से, बाद में कहाँ से चुने गए, पुणे से। ये ध्यान रखना। 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था, लेकिन सिर्फ कुछ प्रोविजन 26 नवंबर 1946 को लागू हो गए थे। ध्यान रखना, जैसे नागरिकता का प्रोविजन, चुनाव का प्रोविजन, अस्थायी संसद और संक्रमण, ज़्यादातर लगभग 90% जो प्रोविजन है इसके 26 नवंबर 1949 को हो गए थे। इसको संविधान सभा स्वीकार किया गया था, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। लेकिन चूँकि 26 जनवरी आपको पता है एक हिस्टोरिकल डे थी, क्योंकि 26 जनवरी 1929 के साथ 26 जनवरी 1929-30 में नेहरू जी ने रावी नदी पर अपना झंडा फहराया था। तो उसी दिन को ऐतिहासिक बनाए रखने के लिए 26 जनवरी के दिन हमने संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया। हालांकि आंशिक रूप से लागू 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन आपसे पूछा जाए कि पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950, आपको ये याद रखना होगा। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान बना, तो आपको पता है जब मूल संविधान है उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे। वर्तमान में इसमें शेड्यूल इसमें लगभग 12 हो गई है और जो अनुच्छेद है, हालांकि मूल अनुच्छेद नंबर ऑफ अनुच्छेदों की संख्या मैक्सिमम वो 395, लेकिन इनमें सब आर्टिकल जुड़ चुके हैं, इसलिए इनकी लगभग संख्या 425 से ऊपर पहुंच चुकी है। ठीक है ना, अगर सबको जोड़ा जाए तो। बाकी इनका जो नंबर है वो लास्ट जो नंबर है वो 395 ही होगा, लेकिन चूंकि इसमें सब आर्टिकल भी जुड़ चुके हैं इसलिए।
और इसको पूरा टाइम कितना लगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया कई बार, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे, और यही अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद हम उसे गवर्नर जनरल नहीं बोलेंगे, उसके बाद तो भारत का राष्ट्रपति बना और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता हुई उस टाइम ब्रिटेन में कौन सी पार्टी थी, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेबर पार्टी की सरकार थी उस टाइम ब्रिटेन में। और भारत पाकिस्तान की सीमा विभाजन किसके द्वारा डिसाइड की गई थी, तो सर रेडक्लिफ थे, एक कमेटी बनाई और सर रेडक्लिफ उसके अध्यक्ष थे। हालांकि इसको कुछ भी ज्ञान नहीं था भारत के बारे में, और इसीलिए ध्यान रखना भारत विभाजन का बहुत बड़ा इशू बना। इसने गलत तरीके से सीमाओं को क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, नेहरू प्रस्ताव सबसे पहले कब प्रस्तुत किया गया था, तो नेहरू जी जो हमारे उद्देश्य प्रस्ताव की हम बात करते हैं प्रीमियल की, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को इसको प्रस्तुत किया गया था, जिसे 12 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। 12 जनवरी 1947 को स्वीकार किया, लगभग 20-25 एक महीना के बाद में इसको स्वीकार किया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद थे। तो नेहरू जी ने जब उद्देश्य प्रस्ताव कब पे क्वेश्चन आता है, तो किसने पेश की, कब पेश की और कब पारित हुई, इनको लेकर क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने शायद गलत बोल दी, ये जो 11 दिसंबर है ये सही है। पहली बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, दूसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर को बैठक हुई थी, पहली 11 को, दूसरी 13 को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य डीपी खेतान प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसकी मृत्यु होने के बाद टी कृष्णामाचारी इसके सदस्य बनाए गए थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को होता है भारत संविधान लागू हो चुका था। स्वतंत्रता के बाद पहली बैठक कब हुई थी, तो हम स्वतंत्र हुए थे 15 अगस्त 1947 हुए थे, और उसके बाद पहली बैठक हुई थी 31 अक्टूबर 1947 में। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम प्रारूप मतलब फर्स्ट जो ड्राफ्ट है वो अक्टूबर 1947 में संविधान सभा के सलाहकार किसने प्रस्तुत किया, BN राव ने। तो हमारा संविधान का जो ड्राफ्ट है, पहले एक ड्राफ्ट बनाया गया भाई, हम ये आर्टिकल होंगे, इस आर्टिकल में ये चीज़ छोड़ेंगे, इसके बाद इनके मुद्दे कौन से उन पर बाद में डिस्कशन होगा। तो ड्राफ्ट है, फर्स्ट टाइम जो ड्राफ्ट है वो अक्टूबर 1947 में BN राव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये BN राव है, ये डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, उसी के एडवाइजर भी ये थे। प्रारूप समिति द्वारा जो सबसे पहले फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उसमें उन्होंने 315 आर्टिकल और 8 शेड्यूल बनाने की बात बोली। ठीक है ना। संविधान निर्माण में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए, तो टोटल 12 सेशन हुए, और इन्होंने 165 दिन इन्होंने बैठक की थी। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। और जो आपको बताया कि संविधान प्रारूप जो दौरान जो संविधान सभा का जो वाचन यानी कि रीडिंग, जैसे आज भी मैंने आपको बताया कि हमारे अभी संविधान, हमारे अभी जो संसद कानून बनाती है उसमें रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। ठीक उसी प्रकार संविधान सभा में भी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में 3 रीडिंग होती थी, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में क्या है कि कोई भी बिल आता है उसको प्रेजेंट करते हैं, सेकंड रीडिंग में उसको डिस्कशन होता है, और थर्ड रीडिंग में उस पर वोटिंग होती है। ठीक है ना, ये चीज़ होती है। ठीक इसी प्रकार से जो संविधान सभा है उसने इसी प्रकार से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया गई। कोई मुद्दे पर निर्णय लेना था तो फर्स्ट रीडिंग होती थी, सेकंड रीडिंग होती थी, थर्ड रीडिंग होती थी। ठीक है। 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस मनाया जाता है के रूप में। भारत में अगर कोई पूछे आपसे लॉ डे किस दिन है, तो 26 नवंबर को है, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान आंतरिक रूप से लागू हो चुका था। अच्छा, मैंने फिर गलत बोला शायद। ये जो पहली बैठक है संविधान सभा की 9 दिसंबर को हुई थी, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, इसमें अध्यक्षता है डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा ने की। दूसरी बैठक इसकी 11 दिसंबर को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था, और नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को अपना प्रस्ताव पेश किया था। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया था। तो 9, 11, 13 ये 3 डेटों को ध्यान रखना है कि 9 को इसकी पहले बैठक हुई, 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए थे, परमानेंट मेंबर अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब आपको बताया इतनी समिति थी, तो समितियों के अध्यक्षों का नाम कई बार पूछा जाता है। तो संघ शक्ति समिति थी, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है। मूल अधिकारों से संबंधित जो समिति थी उसकी अध्यक्षता पटेल ने की थी। संचालन की समिति की अध्यक्षता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। कार्य संचालन की अध्यक्षता है KM मुंशी ने की। ड्राफ्ट कमेटी की अगर बात करें तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की।
संघ के संविधान से संबंधित समिति है, उसकी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान रखना, संघ की जो समिति है लगभग उनकी सारी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। ठीक है। इसके अलावा संविधान की प्रारूप परीक्षण करने के लिए विशेष समिति बनाई गई थी, उसकी अध्यक्षता अल्लादी कृष्णनाथ स्वामी ने की थी। नियम समिति की अध्यक्षता, देखो नियम संचालन और कार्य संचालन, ये तीनों समितियां आज भी संसद की समितियां हैं और इनकी अध्यक्षता हमेशा स्पीकर करता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर बात करें स्पीकर द अध्यक्ष अध्यक्ष ऑफ द हाउस, ठीक है ना, मतलब स्पीकर इज द प्रेसिडेंट ऑफ हाउस, ठीक उसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो वो भी संविधान सभा की पूरी तीनों समितियां, संचालन समिति, नियम समिति और कार्य संचालन समिति की अध्यक्षता करी। ठीक उसी प्रकार संचालन समिति और नियम समिति इसकी अध्यक्षता आज भी अध्यक्ष ही करता है। उस टाइम डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, आज भी स्पीकर करता है। कुछ नहीं, कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट एक चीज़ जाने में, संचालन समिति और नियम समिति इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ध्यान रखना, संविधान सभा में साम्यवादी दल, समाजवादी दल और हिंदू महासभा ये शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि ये संविधान को मानते नहीं थे। ठीक है ना। संविधान में महत्वपूर्ण महिलाओं की अगर बात करें तो राजकुमारी अमृता कौर पंजाब से थी और हंसा मेहता, ये 2 महिलाएं थी जिन्होंने संविधान, हालांकि और भी थी महिलाएं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण महिलाएं थी। संविधान सभा में आपसे कई बार पूछा जाता है कि गैर कांग्रेसी सदस्य कौन कौन थे, जो कांग्रेस के, क्योंकि आपको पता है 95% जो मेंबर थे वो संविधान सभा में कांग्रेस के थे, लेकिन गैर कांग्रेसी सदस्य कौन कौन से थे, तो ए के अय्यर, हृदयनाथ गुंजरू। देखो ये क्या है, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा था या कौन सा नहीं था, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी, जॉन मैथाई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी मैंने बताया था ये कांग्रेस से नहीं थे। तो इनमें ऐसे नॉर्मल पीसीएस में डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है या कौन, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये इतने क्वेश्चन ईजी है, कृपया करके आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इनको गलत मत करके आना, क्योंकि अगर आपने ऐसे क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपकी बाहर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैं इन फैक्टों को ले रहा हूँ, आप 2-3 बार इनका रिवीजन करना याद हो जाएंगे। हालांकि इनमें ज़्यादातर चीज़ें हमने डिस्कशन करी उसमें हो चुकी थी, लेकिन फिर भी 1-2 चीज़ें और याद जाएंगी आपको। इसके बाद भारतीय संविधान आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और नवनिर्मित संविधान है, और ये तो आपको पता है भारतीय संविधान आज संपूर्ण प्रभुत्व यानी कि सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर एंड सोशलिस्ट स्टेट है। और ध्यान रखना एक चीज़ और बता दूँ, सेकुलरिज्म और समाजवाद ये शब्द जोड़े गए थे 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, लेकिन भारतीय संविधान जब लागू हुआ था ना उसी दिन से सेकुलरिज्म भी था, क्योंकि आर्टिकल 25 सेकुलरिज्म की बात करता है। ठीक है ना, तो सेकुलरिज्म भी था, सब चीज़ था, और समाजवादी भी था, क्योंकि हमारे संविधान में डीपीएस भी समाजवाद की बात करते हैं। तो शब्द जरूर 1976 में जोड़े गए थे, लेकिन भारतीय संविधान शुरू से ही सेकुलरिज्म था और समाजवादी था। ये क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने पूछा था, बहुत सारे दोस्त मेरे और बहुत सारे लोग इसको गलत करके आए थे, लेकिन ध्यान रखना शब्दों को, एक छोटा सा मिस्टेक, छोटी सी शब्द अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा, कोई वर्ड आपने पढ़ते टाइम, क्वेश्चन को पढ़ते टाइम उसमें थोड़ा सा भी आपने हेर फेर कर दी तो हम गलत क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, और जब गलत आंसर दे देंगे तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। दिक्कत ये है कि कुछ एग्जाम से बाहर होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद भारतीय संविधान आपको पता है जो न्यायपालिका है स्वतंत्र है, बिल्कुल बात है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का भी भाग है। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्वतंत्रता बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। ठीक है, भारतीय संविधान संघात्मक है और एकात्मक प्रोविजन है, क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है, भारत में अखिल भारतीय सेवाएं। ये किस बात को बताती है? ये एकीकृत शासन प्रणाली को बताती है। भारतीय संविधान गणराज्य, क्यों? क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा पद है प्रेसिडेंट, उसमें कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है, वहाँ कोई वंशानुगत नहीं जाएगा, वहाँ निर्वाचित के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उस पर पहुंच सकता है, इसलिए भारत क्या है? रिपब्लिक है। ठीक है, इसके बाद भारत आपको पता है कि प्रजातंत्र का मतलब है कि डेमोक्रेटिक है भारत। क्यों? क्योंकि जो मतदाता है, पहले इनकी उम्र आपको पता है 21 ईयर थी, लेकिन 61 अमेंडमेंट के द्वारा इनकी उम्र कितनी कर दी? 18 ईयर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कब किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। पहले कितनी थी? 21 थी, अब कितनी है? 18। तो 18 ईयर कंप्लीट करने वाला हर व्यक्ति वोटिंग कर सकता है, और यही भारतीय डेमोक्रेसी। ठीक है, भारतीय संविधान में अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट है जो नागरिकों के हितों की सुरक्षा करते हैं, ये मैंने बता दिया। डीपीएसपीएस सामाजिक न्याय की बात करते हैं और राज्य को कल्याणकारी बनाते हैं।
राज्य को कल्याणकारी बनाने को इसका भाग ये पूछ लिया जाता है कई बार कि कल्याणकारी राज्य की बात किस में की गई है, तो नीति निर्देशक तत्व या डीपीएस में। आज पूछ सकते हैं कि सीमित राज्य की व्यवस्था किस में की गई है, तो उसमें सीमित राज्य यानी कि जिसकी शक्ति सीमित कर दी गई है। लिमिटेड की बात करें, लिमिटेड गवर्नमेंट की, वो फंडामेंटल राइट्स को लिमिटेड कर देते हैं, ठीक है। और आपको पता है हमारे यहाँ कुछ विशेषाधिकार रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है, ठीक है ना, ये चीज़। और इमरजेंसी पावर दिए गए प्रेसिडेंट के पास, यानी कि इमरजेंसी क्वेश्चन डायरेक्ट एक बार यही पूछ लेता है, हालांकि मैंने बता दिया किस आर्टिकल के अंतर्गत है, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि इमरजेंसी पावर को यूज कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको यूज करता है। इतना आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ फैक्ट है कि 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसमें कांग्रेस ने ये बोला उस टाइम, तो 1920 के अधिवेशन तक तो कांग्रेस ने बोला कि राज्यों का जो गठन है, जब हम स्वतंत्र होंगे, 1920 में सोचा था कि जब भविष्य में हम स्वतंत्र होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, तो हम जो राज्यों को ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, राज्यों को अगर हम उनका फॉर्मेशन करेंगे तो उसका बेस हम लैंग्वेज बनाएंगे, ये कांग्रेस ने सोचा था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद मैंने बताया था आपको, धर आयोग आया, जेपीजी जो कमेटी है, इन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन एक धार्मिकता के आधार पर हो गया है, और धार्मिकता किससे जुड़ी हुई है? कोई भाषा धर्म का संबंध एक जैसी चीज़ें, ये बड़े सेंसिटिव मुद्दे हैं। तो फिर बाद में सोचा कि यार अगर हम भाषा के आधार पर करेंगे तो इससे हो सकता है कि एक और सेपरेशन हो सकता है भारत का, इसलिए इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। पहले चरण में राज्यों का आधार मैंने बताया था भाषा के आधार पर हुआ था। और एक चीज़ पूछा था कि आंध्र प्रदेश के गठन का जो अनशन में बैठा, आंध्र प्रदेश के गठन के लिए अनशन में बैठा, वो कौन था? तो गांधीवादी नेता था एक, पोट्टी श्रीरामुलु। और पोट्टी श्रीरामुलु ने बोला कि मद्रास में से हम तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करें, इसकी मांग करें। और फिर ये क्या हुआ, नेहरू जी के नेतृत्व में इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। बाद में इसने, क्योंकि कांग्रेस 1950 में जाकर के भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की मांग है उसको रिजेक्ट करने लग गई। तो जब ये मैं बैठा तो ये भूख हड़ताल में बैठ गया, और भूख हड़ताल बैठ गया तो इसकी 56 डेज में भूख की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही इसकी मृत्यु हुई, आंदोलन हिंसक हो गया। हालांकि ये गांधीवादी था, तो इसने शुरू में इसको अहिंसक ही रखा, लेकिन जैसे ही मरा ये आंदोलन वॉयलेंट हो गया। और वॉयलेंट के बाद सरकार को मजबूरी में आकर भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना। तो पहला राज्य कौन सा था जिसने भाषा के आधार पर गठन किया गया? वो आंध्र प्रदेश था। ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश कब बना? 1 अक्टूबर 1953 में बना। और इसके बाद फजल अली आयोग के फजल अली जो कमीशन है वो कब बना? वो 1953 में बना। क्वेश्चन एक बार यही पूछा जाता है कि जो फजल अली आयोग है, ये फजल अली आयोग में ध्यान रखना 3 सदस्य थे। एक तो खुद फजल अली, एक था हैदराबाद कुंजरू, और एक था KM पणिक। ये 3 लोग थे जो फजल अली आयोग में थे। और फजल अली आयोग का संबंध किससे है? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से संबंध है, इसको इतना सा ध्यान रखना। फिर इसने अपनी रिकमेंडेशन दी, और रिकमेंडेशन के बाद 1956 में 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। हालांकि इसमें 7वां संविधान संशोधन हुआ, लेकिन मैं फिर बताता हूँ, राज्यों को बनाने के लिए हमें संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन चूंकि इसमें कुछ प्रोविजन आर्टिकल 371 के ABCD जोड़े गए थे, तो संविधान में 371 में कुछ स्पेशल प्रोविजन जोड़े गए थे, इसीलिए इसमें संविधान संशोधन करना पड़ा। फिर 1960 में बम्बई का विभाजन हुआ भाषा के आधार पर। तो मराठी आधार पर ये तो महाराष्ट्र बना मराठी पे, और गुजरात बना गुजराती पे, ठीक है। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ। पंजाब का विभाजन कैसे हुआ? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, ये 4 राज्यों का निर्माण हुआ, ठीक है। हिमाचल पहले इन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बनाया। चंडीगढ़ आज भी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन हिमाचल यूनियन टेरिटरी से क्या बन गया? हिमाचल को 1970 में पूर्ण दर्जा दे दिया। तो कई बार क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि वो कौन सा स्टेट था जो पहले यूनियन टेरिटरी था? तो हिमाचल था पहले यूनियन टेरिटरी, बाद में इसको स्टेट का दर्जा दे दिया। नागालैंड को 1962 में बनाया गया था, और नागालैंड है ये 1962 का एक अधिनियम आया जिसके अंतर्गत नागालैंड को असम से अलग करके अलग से नागालैंड बनाया। इसके बाद उत्तरी पूर्वी एक्ट 1971 में आया, जिसमें मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय इनको राज्य श्रेणी का दर्जा दिया गया, और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी। ध्यान रखना, ये जो पहले मेघालय है इसको सब स्टेट का दर्जा था, मतलब स्टेट के अंतर्गत स्टेट, यानी कि असम के अंतर्गत था। त्रिपुरा और मणिपुरा ये यूनियन टेरिटरी थे। इनको 1971 में तो त्रिपुरा और मणिपुर को बना दिया पूर्ण स्टेट, तीनों को तो। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है ये यूनियन टेरिटरी बनाई, ठीक है। 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी स्टेट बना दिया, ठीक है ना।
और इसके आधार दूसरे चरण में जो राज्य का गठन हुआ तो विकास के आधार पर, यानी कि विकास। और आपको पता है कि एमपी की वजह से छत्तीसगढ़ वाला जो पार्ट है उसका विकास नहीं हो रहा था, इसी प्रकार उत्तराखंड का विकास नहीं हो रहा था, इसलिए छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था 1 नवंबर 2000 को। और छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? एमपी से। उत्तराखंड का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को, ये किससे अलग हुआ? ये यूपी से। और इसको पहले उत्तराखंड को उत्तरांचल बोलते थे, ध्यान रखना। और झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को। तो नवंबर 2000 में 3 स्टेट बने थे। और किस किस से बनी आप ध्यान रखना। लास्ट में 2014 में 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में डबल हाउसिंग सिस्टम है, आपको पता है। एक चीज़ ध्यान रखना, भारत के संघीय क्षेत्र में ध्यान रखना, जो संघीय, आप ध्यान रखना जब भी आपसे बोला जाए संघ क्षेत्र, तो संघ क्षेत्र का मतलब है शक्तियों का विभाजन, शक्ति विभाजन। इसलिए जो यूनियन टेरिटरी है वो संघीय क्षेत्र में नहीं आती, हालांकि उनको संघीय केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, लेकिन वो संघीय क्षेत्र में नहीं आती। गलत मत करके आना इसको, यूनियन टेरिटरी संघीय क्षेत्र में नहीं आती, क्योंकि वो वहाँ पर शक्ति विभाजन नहीं होता। यूनियन टेरिटरी में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है और उस केंद्र सरकार चलाती है, जबकि संघीय विभाजन में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, इसलिए उसमें केवल राज्य और केंद्र सरकार आती है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश उसमें नहीं आते, ठीक है। इसके अलावा नागरिकता संबंधी जो प्रोविजन उतना ध्यान रखना कि भारतीय संविधान में नागरिकता हासिल कितने हैं, तो 5 से 11 तक नागरिकता के प्रोविजन है, एक तो इतना से ध्यान रखना। और भाग कौन सा है संविधान का? भाग 2, ठीक है। दूसरी बात, भारतीय संविधान में नागरिकता के एक प्रकार की एकल नागरिकता का प्रोविजन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान नागरिकता का प्रोविजन कितना है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत डबल सिटीजनशिप नहीं है, ओनली सिंगल सिटीजनशिप है। इसके अलावा आर्टिकल 11 से पूछा जाता है। आर्टिकल 11 क्या है? आर्टिकल 11 ध्यान रखना, सिटीजनशिप से संबंधित जितने भी कानून है उनको बनाने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास। ध्यान रखना, कोई भी, एक चीज फिर बोल रहा हूं मैं, कोई भी राज्य नागरिकता से संबंधित कानून नहीं बना सकता। नागरिकता संबंधित कानून बनाने के लिए कौन काम करेगी? संसद। पार्लियामेंट ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो सिटीजनशिप से संबंधित कानून बना सकती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसको गलत मत करना, यही क्वेश्चन। इसके अलावा नागरिकता भारत में से 5 प्रकार से भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं हम, 5 प्रकार से। कितने तरीके से? 5 तरीके से। 5 तरीके से हम भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और 5 तरीके कौन कौन से हैं? एक तो बर्थ के आधार पर, एक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, एक नेचुरलाइजेशन के आधार से, और एक वंश के माध्यम से, और एक अगर कोई भारत कोई क्षेत्र को अपने अंडर में कर ले, कंट्रोल कर ले, तो भी उस क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो 5 तरह की है, इनको ध्यान रखना। नागरिकता की समाप्ति कि किस तरीके से होती है? एक तो कोई देश, कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी नागरिकता भारत से समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, वो खुद त्याग दे। और तीसरी बात, सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर दे। अगर उसने कोई अपराध कर दिया या गलत तरीके से नागरिकता अधिकृत की थी तो सरकार खुद उसको त्याग दे, तो वो होता है एक नागरिकता का संबंधित प्रोविजन, उसकी नागरिकता चली जाएगी। 7 वर्ष अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, जैसे मैं हूँ भारत का नागरिक, अगर 7 वर्ष लगातार मैं एक भी दिन भारत में नहीं आया और मैं भारत से बाहर चला जाता हूँ, 7 वर्ष तक अलग रहता हूँ भारत से बाहर, तो मेरी सिटीजनशिप चली जाएगी, ठीक है ना। 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने वालों की नागरिकता समाप्त हो जाती है। प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप से दोहरी नागरिकता का प्रोविजन दिया गया। जो ये मैंने बताया था आपको ओशियाई और क्या होता है, तो ओशियाई लोग होते हैं, ओशियाई कार्ड धारक, मतलब इनको ऐसा नहीं ओशियाई कार्ड धारक है, इनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता, लेकिन इनको ये अधिकार है कि इनको विदेश से आने में भारत का वीज़ा नहीं लेना पड़ता, ठीक है। हालांकि वोटिंग का अधिकार नहीं होता, लेकिन वीज़ा नहीं लेना पड़ता। और साथ ही किसी भी भारतीय नौकरी के लिए योग्य नहीं होते। बस ये है कि इनको वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, इनको आएंगे तो भारत में कई सुविधाएं भारतीय नागरिक को जैसी मिल जाएंगी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्टिकल 9 है, वो आर्टिकल 9 इस चीज़ से रिलेटेड है कि अनुच्छेद 19(9) है, वो ये प्रावधान करता है कि किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वेच्छा से स्वीकार करने को, ये तो मैंने बताया, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि आर्टिकल 9 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता को अगर स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता है तो उसकी नागरिकता भारत से चली जाएगी। तो ये जो फैक्ट है आपको ध्यान रखना, 1-2 बार नज़र में लिखा लेना, इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, नागरिकता के संबंध यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस पार्ट में है, कौन से अनुच्छेद में क्या बात बोली गई है, इतना सा। इसके बाद फंडामेंटल राइट है, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके भी मैंने अच्छी तरीके से आर्टिकल लिए, ध्यान रखना, तो उनको भी हम डिस्कशन करेंगे। देखो उसमें 2-3 वीडियो लगेंगे,
लेकिन इसमें ज़्यादातर चीज़ें हम कवर कर लेंगे, आपका इसके बाद कोई इफेक्ट नहीं बचेगा। तो इस वीडियो को हम इतना ही छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। डोंट वरी, वीडियो ज़्यादा है लेकिन आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2 और वीडियो और बनेंगे इसमें, कम से कम इतने फैक्ट है, क्योंकि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको बताना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि भारत में एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि संसद में संबंधित विधि बनाने की पावर किसके पास होती है। तो ध्यान रखना किसके पास होती है। हो सकता है ऑप्शन दे दें आपको राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन दे दें आपको संसद के पास, ऑप्शन दे दें आपको लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। तो आप ध्यान रखना, संसद है वो कानून नहीं बना सकती, ठीक है ना। कानून कौन बनाता है, इन पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को दिया गया। सॉरी, राज्य विधानसभाएं वो कानून नहीं बना सकती, इन पे संसद ही कानून बना पाती है, ठीक है ना। तो इसको यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद फंडामेंटल राइटों को देखेंगे। फंडामेंटल राइट बहुत काफ़ी फैक्ट है इनसे, और मतलब इतने फैक्ट हैं आपको जो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बाद कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो 3-4 वीडियो में लगेंगे, है ना। और 2 वीडियो हम बनाएंगे किस पे, लगभग 2 वीडियो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पे बनाएंगे, 1-2 वीडियो उसमें अच्छे से आपको डिस्कशन करेंगे। तो टोटल 21-22 वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा। फिर 1-2 वीडियो लास्ट में करंट के ले लेंगे, तो ज़्यादा नहीं। हालांकि टारगेट तो हमारा 20 वीडियो का था, लेकिन कुछ वीडियो छोटे भी है, ऐसी बात नहीं है। तो उससे आप कोई टेंशन नहीं करें, आप बस इनको एक बार देख लें, इन फैक्टों को एक बार रिवीजन कर लें। आपने भी हालांकि इनको पढ़ रखा होगा, लेकिन एक बार रिवीजन कर लें। ये PDF आपको ग्रुप में शेयर कर दिए। आप सब अच्छे ध्यान रखना, एक एक अनुच्छेद को, एक एक टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखना है। एक एक टर्मिनोलॉजी, अगर एक एक शब्द को गलत तरीके से पढ़ लिया तो आपको आंसर हो सकता है गलत चला जाए और आप क्वेश्चन से बाहर हो सकते हो। पिछली बार मैंने कई दोस्तों जो PCS के एग्जाम दे रहे हैं, वो पॉलिटी के 4 क्वेश्चन ऐसे ही गलत करके आए। एक नहीं 3-4 दोस्त थे, और तीनों 4 क्वेश्चन गलत करके आए थे। 4 क्वेश्चन गलत करने का मतलब है आप 5 से 6 क्वेश्चन खो दें, और 5 से 6 क्वेश्चन खोने का मतलब है आपके 10 नंबर चले जाना। और जब आप 10 नंबर खो देते हो ना, तो आप कितने लाखों लड़कों से पीछे चले जाते हो, और फिर आप लिस्ट से भी बाहर जाते हो। इसलिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ में। जब आपने एग्जाम दिया ही है, जब आपको एग्जाम पास करना ही है, जब आपको इतनी तैयारी करी है, तो फिर कोई गलती करे तो क्यों, छोटी सी मिस्टेक करे तो क्यों, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी आपको 1 साल खराब कर सकती है। तो छोटी मिस्टेक करे तो क्यों, ठीक है ना। इसलिए एक भी मिस्टेक नहीं करें, अच्छे से इसको तैयार करें। और इसको यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।